Assalamu alaikum dear students. I welcome you all. Hope you are fit and fine. Today we are going to discuss the topic pastoralism in Africa. This is the topic taken from the chapter Pastoralists in the Modern World. So dear students, in our previous lecture we have discussed about the pastoral communities in India and the impact of colonial rule on their lives. तो जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में कि जो पेस्टल कम्युनिटीज़ थी हिंदुस्तान में जो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते थे या आज भी रहते हैं जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश कर्नाटका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या और किसी या डेजर्ट एरियाज़ में रहते हैं तो किस तरह से वो लाइवलीहुड अपना अर्न करते थे फिर कॉलोनियल रूल के दौरान उनकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा जैसे नए फॉरेस्ट लॉज नई पॉलिसीज़ की वजह से उनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स थी उनको कन्वर्ट किया गया एग्रीकल्चर लैंड्स में फॉरेस्ट एरियाज़ में उनकी एंट्रीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया पासेस के थ्रू उन्हें जाना पड़ा दे बिकेम टैक्स पेयर्स एट द सेम टाइम दे आल्सो वर फोर्स्ड टू सेटल एट वन प्लेस तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी तो कॉलोनियल जो रूल था वो लगभग हर जगह पे सेम था जहाँ जहाँ पे कॉलोनियलिज्म था वहाँ पे सब लगभग एक जैसा ही था कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आती है तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पेस्टोरलिस्ट्स जो अफ्रीका में रहते हैं उनके बारे में हमारा है तो आज हम ज़्यादातर जानने की कोशिश करेंगे मसाइज़ के बारे में जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी या पेस्टोरल कम्युनिटी है अफ्रीका में तो जानने की कोशिश करेंगे पेस्टोरलिस्ट्स अफ्रीका के बारे में जो आज भी रहते हैं वहाँ पे तो जो अफ्रीका है अफ्रीका में आज भी वर्ल्ड की लगभग हाफ पेस्टोरल पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड की जो पेस्टोरल पॉपुलेशन है उसमें से 50% पेस्टोरल पॉपुलेशन अफ्रीका में रहती है तो करीबन करीबन 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड है पेस्टोरल एक्टिविटीज़ पे आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो आज जो कम्युनिटीज़ अफ्रीका में रहती है पेस्टोरल कम्युनिटीज़ उनमें से सबसे मशहूर है बेदायूनीज़ है बर्बर्स है मसाई है सोमाली बोरान तुर्काना ये सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ पेस्टोरल कम्युनिटीज़ अफ्रीका में इस वक्त भी रहते हैं तो ज़्यादातर ये किस एरिया में रहते हैं सेमी एरिड ग्रासलैंड्स या फिर एरिड डेजर्ट्स में तो एरिड डेजर्ट हम उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे या तो लो रेनफॉल होता है बहुत ही लो या फिर नो रेनफॉल सेमी एरिड ग्रासलैंड्स हम उनको बोलते हैं जहाँ पे थोड़ी सी बारिश तो होती है लेकिन दोनों कंडीशंस में यानी सेमी एरिड या फिर एरिड दोनों में एग्रीकल्चर डिफ़िकल्ट है फिर ये कैसे जीते हैं कैसे अपना गुजर बसर करते हैं they raise cattle, camels, goat, sheep, donkeys and sell milk, meat, animal skin, wool. तो यहाँ से सीधे पता चलता है ये जो भी प्रोडक्ट्स है ये सारे के सारे लाइव स्टॉक से आते हैं कुछ लोग ट्रेड भी करते हैं ट्रेड किन चीज़ों का करते हैं डेफिनेटली जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को मार्केट में बेचते हैं कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के साथ एंगेजड है ट्रांसपोर्ट मतलब जो लोगों को एक जगह से या लोगों की जो कम्युनिटी चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं ओबेसली यहाँ पे भी एनिमल्स का काम है क्योंकि एनिमल कार्ड्स ज़्यादा काम करते हैं तो यहाँ पता चलता है ज़्यादातर लोग ये पेस्टोरल जो कम्युनिटीज़ है ये ज़्यादातर डिपेंड है लाइव स्टॉक पे ज़्यादातर डिपेंड है आज भी इसी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है पेस्टोरलिस्ट्स की तो डियर स्टूडेंट्स आज हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे मसाइज़ के बारे में जो अफ्रीका में रहते हैं तो आप इस पिक्चर को देखिए गौर से ये आपको मसाई लैंड दिखाएगी आप देखिए मसाई लैंड्स के बारे में किस तरह से उनकी जो छोटे छोटे पैच है जहाँ पे वो काम करते हैं जो घर है वो कितने दूर है और किस तरह के घर नज़र आएंगे आपको और जो एरिया है वहाँ पे आपको बहुत कम ग्रीन ट्रीज़ या प्लांट्स नज़र आएंगे सो डियर स्टूडेंट्स today we will try to discuss about the Masais, but we will discuss in little detail. जो मसाई कैटल हर्डर्स है वो अफ्रीका में तो रहते हैं लेकिन ज़्यादातर ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं तो ईस्ट अफ्रीका में करीबन करीबन 3 लाख तक की जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है वो रहती है और ये रहते हैं साउदर्न कीनिया में तो कुछ लोग और जो तंजीनिया में रहते हैं लगभग 1,50,000 यानी 1.5 लाख के आसपास तो यहाँ पता चलता है 3 लाख के आसपास साउदर्न कीनिया में और 1.5 लाख के आसपास तंजीनिया में दिस life structure of these people was affected by the colonial rule. Let us see how and when and why.
look at the map, you will see some tribal communities in Africa. अफ्रीका में आपको ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ नज़र आएंगी जिनमें सरबर्स है, बदायूनीज़ है, मूर्स है, सोमाली है या और कुछ जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जानने की कोशिश करेंगे इनके साथ क्या हुआ, इनकी लाइफ कैसे थी, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। Where have the grazing lands gone? क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो ग्रेजिंग लैंड्स थी ये गई कहाँ? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जो मसाईज थी यानी मसाई कम्युनिटी थी, इनको कॉलोनियल रूल के अंदर बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम्स होगी जैसी कि आपने हिंदुस्तान में पढ़ी। यानी उनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स थी जो कभी बहुत वास्ट हुआ करती थी, ख़ास तौर पे कीनिया में, नॉर्थ कीनिया से लेकर जो नॉर्दर्न तंजीनिया है वहाँ तक इनकी ये लैंड्स थी, ग्रेजिंग लैंड्स थी, उनको छीना गया। तो कैसे छीना गया? इन द लेट 19th century यूरोपियन imperial powers scrambled for territorial possession in Africa, slicing up the region into different colonies. Definitely, जैसे ही 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में 1870s या 1850s के 1870s के बाद यहाँ पे कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया, यूरोपियन पावर्स आ गए। तो यूरोपियन पावर्स ने क्या किया? उन्होंने अफ्रीका में अपनी अपनी टेरिटरीज़ यहाँ पे अपनी अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ बनाई, यानी इस ज़मीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपना अपना हिस्सा ले लिया, अपना अपना हिस्सा अपने पास रखा। जैसे फ्रेंच वहाँ पे रूल कर रहे थे या फिर या वहाँ पे पुर्तगीज़ रूल कर रहे थे या फिर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ बनाई। उससे क्या हुआ? In 1885, Masai land was cut into half with an international boundary between British Kenya and German Tanganyika. तो जर्मनी भी यहाँ पे रूल कर रही थी, ब्रिटिश भी रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने अपना पार्ट अलग कर दिया और जर्मन जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने अपना पार्ट अलग कर दिया 1885 में। तो देखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ गया। The best grazing lands were gradually taken over for white settlement and Maasais were pushed into a small area in South Kenya and North Tanzania. Definitely, जहाँ पे मसाइज कई सालों से या यूँ कहेंगे नंबर ऑफ़ सेंचुरी से जहाँ पे ये ग्रेजिंग कराते थे अपने जानवरों को, जहाँ पे ये अपनी जो लाइवलीहुड है वो हासिल करते थे, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ हिस्सा जर्मनी के कंट्रोल में चला गया, कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स ने अपने कब्ज़े में ले लिया। नतीजा क्या हुआ? द मसाईज लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड्स। तो कॉलोनियलिज्म से पहले जितनी लैंड इनके कंट्रोल में थी, जितना ग्रेजिंग एरिया इनके कंट्रोल में था, जितना फॉरेस्ट एरिया इनके कंट्रोल में था, उसका 60% इनसे छीना गया। तो जब ये 60% ही चला गया, डेफिनेटली उनको किसी और रीजन की तरफ भेजा गया, उनको किसी और रीजन की तरफ जाना पड़ा। सो दे वर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन विथ अनसर्टन रेनफॉल एंड पुअर पास्चर्स। तो डेफिनेटली वो किस तरफ चले गए? बिल्कुल एरिड जोन की तरफ, जहाँ पे बारिशें कम, पास्चर्स भी लगभग ना होने के बराबर थी, तो उस एरिया में वो चले गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा किस तरह से हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को अंडर कल्टीवेशन लाने की कोशिश की और फिर पेस्टोरलिस्ट्स को कल्टीवेटर्स बनाने की कोशिश की। वही कोशिश इन्होंने अफ्रीका में भी की। तो उन्होंने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा पास्चर लैंड्स को कल्टीवेशन के अंडर लाने की कोशिश की और लाया भी बहुत। तो जैसे जैसे कल्टीवेबल लैंड्स बढ़ती गई, वैसे वैसे पास्चर लैंड्स जो है वो कम होते गए। तो प्री कॉलोनियल टाइम्स के दौरान जो मसाई पेस्टोरलिस्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे, वो इकोनॉमिकली भी अच्छे थे, पॉलिटिकली भी बहुत अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू द एग्रीकल्चरलिस्ट्स। यानी अफ्रीका में जो लोग एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड थे, जो कल्टीवेशन करते थे, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, उनसे ज़्यादा इकोनॉमिकली रिच थे पेस्टोरलिस्ट्स, क्योंकि इनके पास लाइव स्टॉक था, क्योंकि ये मोमेंट्स में रहते थे, इनका ट्रेड भी अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन कॉलोनियल रूल के दौरान जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो उल्टी हो गई। मतलब अब यहाँ के कल्टीवेटर ज़्यादा रीच आने लगे एज़ कम्पेयर टू द पेस्टोरलिस्ट्स। क्यों?
क्योंकि इनकी ग्रेजिंग लैंड्स, फॉरेस्ट एरियाज़ जो भी इनकी मूवमेंट्स होती थी उन पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई। तो नतीजा क्या हुआ, दीज पीपल, दीज पेस्टोरलिस्ट्स बिकेम पुअर। तो फिर आगे क्या हुआ उनके साथ वो भी जानने की कोशिश करेंगे हम। Large areas of grazing land were also turned into game reserves like the Masai Mara, Samburu National Park in Kenya, Serengeti Park in Tanzania। तो न सिर्फ इन ग्रेजिंग लैंड्स को कन्वर्ट किया गया इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, बल्कि इन्होंने नेशनल पार्क्स वहाँ पे बनाए। इन्होंने वहाँ पे अपने लिए जो है गेम खेलने के लिए, यानी जिस तरह की गेम जैसे ब्रिटिशर्स पसंद करते थे ज़्यादातर क्रिकेट एंड पोलो, तो उन्होंने उनको पोलो ग्राउंड्स बना दिए, उन्होंने उनको क्रिकेट ग्राउंड्स बना दिए, उन्होंने उनको जो ड्रिल होती है आर्मी के लिए ग्राउंड्स बनाए या फिर पार्क्स बनाए। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती गई वैसे वैसे पेस्टोरलिस्ट्स की जो एक्टिविटीज़ थी उन पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा। So pastoralists were not allowed to enter these reserves. They could neither hunt animals nor graze their herds in these areas. Very often these reserves were in areas that had traditionally been regular grazing grounds of Maasai herds. For example, the Serengeti National Park, for instance, was created over 1,47,060 kilometers of Maasai grazing land. तो ये मसाई ग्रेजिंग लैंड जो कभी हुआ करती थी ट्रेडिशनल ज़माने से, ट्रेडिशनल पीरियड से, इनको नेशनल पार्क्स बनाए गए। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हमें एक दी गई है सेरेनगती नेशनल पार्क, जिसको करीबन 1,47,060 किलोमीटर की एरिया पे बनाई गई। तो जो कभी ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी अब वो बन गई नेशनल पार्क। अब ये उस नेशनल पार्क में नहीं जा सकते, अब ये उन प्लेग्राउंड्स में नहीं जा सकती हैं, अब ये उन रिजर्व्स में नहीं जा सकते हैं। रिज़र्व मतलब जिन एरियाज़ में ब्रिटिशर, जिन एरियाज़ में कॉलोनाइज़र खुद जा सकता है, ये उन एरियाज़ में नहीं जा सकती। तो अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं इनकी लाइफ स्टॉक पे, इनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ गया होगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने इंडिया की पेस्टोरलिस्ट्स के बारे में पढ़ा। तो इस पिक्चर को गौर से देखिए, आपको नज़र आएगा चारों तरफ ज़्यादातर पत्थर है, सूखी हुई घास है, और यहाँ पे आपको और भी चीज़ नज़र आएंगी। जो लोग हैं वो किस तरह से ग्रेजिंग ग्राउंड्स की तलाश में जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस चीज़ को आप, इस पिक्चर को आप गौर से देख लीजिए, ये आपको बता रही है विदाउट ग्रास लाइव स्टॉक, कैटल, गोट, शीप और malnourished, which means less food available for families and their children. The areas hardest hit by drought and food shortage are in the vicinity of Ambosli National Park, which last year generated approximately 240 million Kenyan shilling, estimated $3.5 million US, from tourism. In addition, the Kilimanjaro water project cuts through the communities of this area, but the villagers are barred from using the water for irrigation or for livestock. तो ये पेंटिंग आपको बता रही है, ये फोटोग्राफ आपको बता रहा है किस तरह से ये ज़मीन तबाह हो चुकी है, किस तरह से यहाँ पे इनके पास ग्रेजिंग लैंड्स नहीं है, बल्कि जो जो नेशनल पार्क्स, जो जो यहाँ पे पार्क्स बनाए गए, गार्डन्स बनाए गए, उनमें ये जा नहीं सकते हैं कहीं पे। जो जैसे यहाँ पे किलिमंजारो वाटर प्रोजेक्ट है, उसने कम्युनिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक साइड से एक हिस्सा, दूसरी साइड से दूसरा हिस्सा, लेकिन पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं ये उस प्रोजेक्ट से। यहाँ पे और एक फोटोग्राफ आपको बताएगा, ये आपको दिखाएगा मसाइज़ के बारे में कि मसाइज़ कहाँ पे थे। तो इनको आप गौर से देखिए, इनका जो कैटल हर्ड्स है, ये किस तरह से अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराते थे। So, the loss of the finest grazing lands and water resources created pressure on the small area of the land that the Maasais were confined within. Continuous grazing within a small area inevitably meant a deterioration of the quality of pastures. Fodder was always in short supply. Feeding the cattle became a persistent problem. तो जैसे जैसे ग्रेजिंग लैंड्स कम होती गई वैसे वैसे उन ग्रेजिंग लैंड्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ गया जहाँ पे ये अपने जानवरों को आप ग्रेजिंग कराते थे। तो ओबियसली ओवर ग्रेजिंग की वजह से ग्रेजिंग ग्राउंड ख़राब हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा देर तक ग्रेजिंग नहीं कराई जा सकती है। तो अगर ज़्यादा ग्रेजिंग की तो वो ज़मीन किसी काबिल नहीं रहती है, वहाँ पे दोबारा घास उगती नहीं है।
तो यानी एक वो एरिया जो इनसे छीना गया, एक वो ग्रेजिंग लैंड जो इनसे छीने गए, दूसरे वो जो अब ओवर ग्रेजिंग की वजह से तबाह हो गई। तो दोनों हालतों में जो इनके कैटल लाइव स्टॉक था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। तो डेफिनेटली उनको फूड नहीं मिला तो वो मरने लगे। तो इस तरह से ये भी वही प्रॉब्लम फेस करने लगे जो कि इंडिया में पेस्टोलिस्ट्स फेस करते थे। तो कलोनियलिज्म का इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड सेम नज़र आता है इन पेस्टोलिस्ट्स पे। तो बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। लेट अस सी दिस टॉपिक। तो बच्चा लोग, दी बॉर्डर्स आर क्लोजर, चलिए देखते हैं बॉर्डर्स आर क्लोजर से क्या मतलब है। जैसा मैंने पहले ही कहा, जैसे जैसे डिफरेंट यूरोपियन पावर्स अफ्रीका में अपनी अपनी कॉलोनीज़ बनाते गए, वैसे वैसे उनकी टेरिटरीज़, वैसे वैसे बाउंड्रीज़ बनती गई। बाउंड्रीज़ की वजह से जो वहाँ के लोग थे जिनके लिए कभी बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, अब उनके लिए भी बाउंड्रीज़ होने लगी। अभी अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, वहाँ से ग्रेजिंग लैंड्स एग्जॉस्ट हो रही है। तो ना वो खुद जा सकते हैं, ना वो अपने जानवरों को लेके जा सकते हैं कहीं पे। तो इनकी रिस्ट्रिक्शन, इनकी जो मूवमेंट थी लेट 19th सेंचुरी में, वो रिस्ट्रिक्ट होने लगी। तो लाइक द मसाइज, अदर पेस्टोरल ग्रुप्स वर आल्सो फोर्स्ड टू लिव विद इन द कन्फाइंस ऑफ स्पेशल रिजर्व्स। ओवेसली इनके लिए एक जो एरिया है वो फिक्स किया गया कि आपको इस एरिया में रहना है। तो विदाउट परमिशन आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो और भी कुछ कम्युनिटी जिनका हमने नाम लिया था, उनमें से एक कम्युनिटी का मैं यहाँ पे नाम लूँगा। एंड these are called as काउको काउको लैंड हर्डर्स। हाँ, काउको लैंड हर्डर्स एक तो ये है। दूसरे है ओआम्बो लैंड, जो लोग अपने जानवरों का स्किन या मीट या और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते थे वो बेचते थे। इनके लिए भी सेम प्रॉब्लम हो गई। तो जो नोमैडिक कैटल हर्डर्स थे काउकोलैंड के, या जिनको काउकोलैंड हर्डर्स भी कहते हैं, उनके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि मसाइज़ के साथ किया गया। यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे जैसे बाउंड्रीज़ बनती गई, वैसे वैसे इनके लिमिट्स डिसाइड किए गए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इन्हें मूवमेंट करनी है, मूवमेंट के लिए इनको स्पेशल परमिट्स लेने होंगे। तो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट परमिट्स विदाउट ट्रबल एंड हैरेसमेंट। यानी इनको पैसे के बगैर, प्रॉब्लम के बगैर, बल्कि मारपीट के बगैर कभी ये परमिट नहीं मिलता था। और अगर कभी कोई पर्सन डिसोबे करता लॉज को, जो ब्रिटिशर्स या जो बाकी कॉलोनाइजर्स ने बनाए, तो दे वर सीवियरली पनिश्ड। उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक सज़ा दी जाती थी। कभी कभार ये सज़ा मौत तक भी पहुंच जाती थी, यानी उनको मार भी दिया जाता था। सो पेस्टोरलिस्ट्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट्स इन वाइट एरियाज। तो यहाँ कुल आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा शायद, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आपने पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं अपाथियड, रैशल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स। जिसमें आपने सुना भी होगा कि जो वाइट एरियाज़ थे उनको अलग कर दिया गया, जो ब्लैक एरियाज़ थे वो अलग कर दिए गए। ब्लैक वाइट एरिया क्या था? जहाँ पे यूरोपियंस रहते थे उनको वाइट एरियाज़ कहते थे, और जहाँ पे साउथ अफ्रीका के या अफ्रीका के लोग रहते थे, चूँकि जो उनका स्किन था इट वाज डार्क स्किन, तो इसलिए उनको ब्लैक एरियाज़ कहा गया। तो ये लोग बेचारे मार्केट में नहीं जा सकते हैं, उन मार्केट्स में नहीं जा सकते हैं जो जहाँ पे यूरोपियंस रहते हैं। इन मैनी रीजन्स दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड। कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं इन एरियाज़ में। तो वाइट सेटलर्स एंड यूरोपियन colonists saw pastoralists as dangerous and savage people with whom all contact had to be minimized। तो जो यूरोपियंस थे या जो भी वाइट लोग थे, क्योंकि उनका कलर वाइट था, दे वर कॉल्ड वाइट सेटलर्स, दे आर कॉल्ड यूरोपियंस। तो वो समझते थे ये सबसे गंदगी है, इनके साथ किसी तरह का कांटेक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमने रखा तो डेफिनेटली जो हमारी रेस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उनके साथ कांटेक्ट, उनके साथ ट्रेड, उनको अपने एरिया में आने देना, इन सब चीज़ों पे बैन लगाई गई। सो कटिंग ऑफ ऑल लिंक्स वाज however never really possible because white colonialists had to depend on black labor to bore mines and build roads and towns।
अब जहाँ लॉज के ज़रिए इनकी मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई, इनकी ग्रेजिंग लैंड्स को टेक ओवर किया गया, इनके ट्रेड को रोका गया, इनकी मार्केट एंट्रीज़ पे बैन लगाई गई, ये सब तो हो गया, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं था। आप देखिए कैसे, रोड बनाना है उसके लिए लेबर की ज़रूरत है, टाउन्स बनाने हैं उनके लिए लेबर की ज़रूरत है, या माइंस में, जो कि आपको पता है वहाँ पे गोल्ड माइंस है, माइंस में काम करना है तो वहाँ के लोगों से ही मदद लेनी होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें लेबर फोर्स की ज़रूरत थी, तो डेफिनेटली जो यही लोग थे अफ्रीका के, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया। तो किसी तरह का थोड़ा सा कांटेक्ट तो हम नहीं कहेंगे, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये आमने सामने तो आना पड़ता था इनको। जहाँ पे एक माइन का कोई ऑनर है, उसको लेबरर्स की ज़रूरत है, तो वो इनका इस्तेमाल करता था। तो पूरी तरह से जो कांटेक्ट है वो कट नहीं हो जाता था, कुछ कांटेक्ट फिर भी रहता था। वो तब जब कॉलोनाइज़र या जब यूरोपियंस को इनकी ज़रूरत पड़ती थी। So, new territorial boundaries and restrictions imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists. This adversely affected both their pastoral and trading activities. Earlier, pastoralists not only looked after animal herds but traded in various products. The restrictions under colonial rule did not entirely stop this trading activity, but they were now subject to various restrictions. तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा, लाइव स्टॉक कम हो गया, तो वो प्रोडक्ट्स भी कम हो गए जो ये मार्केट में बेचते थे। लेकिन फिर भी किसी हद तक ये सर्वाइव करते रहे, नई नई एरियाज़ में चले गए या किसी तरह से मैनेज किया। लेकिन अब ये इनके पास उतना लाइव स्टॉक नहीं था जितना कि पहले था। तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, इनकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया गया, इनको यूज़ किया गया, फिर भी थोड़ा बहुत जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो चलती रही। देखिए, मिल्क की ज़रूरत अगर कॉलोनाइज़र्स को है तो वो सारे जानवरों को मरने नहीं देंगे, तो ये उनको मानना पड़ा। इसी तरह से अगर उन्हें लेदर की ज़रूरत है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में ज़रूरत है या खुद के लिए ज़रूरत है, तो लेदर तो एनिमल से ही आएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एनिमल ज़िंदा रहे। एनिमल ज़िंदा रहे उसके लिए थोड़ा बहुत तो इनको साथ देना होगा, इन लोगों का, पेस्टोलिस्ट्स का। अगर उन्हें कर्ड चाहिए, उन्हें चीज़ चाहिए, ये तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों यहीं से आएगा। अगर उन्हें ये अंडे चाहिए, उन्हें मुर्गे चाहिए, जिसको हम चिकन कहते हैं, वो चाहिए, तो ये इन्हीं से आएगा। तो पूरी तरह से भी इनको क्रश नहीं कर पाए कॉलोनाइजर्स, अदरवाइज़ वो करते। हालांकि जो अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ वो एक बीमारी की वजह से हुआ। एक बीमारी जिसको हम कैटल प्लाग कहते हैं, उसको डाला गया अफ्रीका में, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर मर गए, इनको डिपेंड कर दिया गया बेचारों को। लेकिन फिर भी किसी हद तक छोटा मोटा ट्रेड ये कंटिन्यू करते रहे, लेकिन उतना ही करते रहे जितना कि कॉलोनाइजर्स को लगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन पास्चर्स ड्राई, हमारा टॉपिक है नया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ और एक बात जानने की ज़रूरत है। व्हेन पास्चर्स ड्राई, देखिए, जो सीज़न है ये हमेशा सेम नहीं रहता है, सीज़न चेंज होता रहता है। तो एक सीज़न होता है जब बारिशें अच्छी खासी होती है, ग्रेजिंग लैंड्स हरे भरे होते हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज़ है वो बहुत ग्रीन नज़र आते हैं। लेकिन एक ऐसा भी सीज़न है जिसको हम ऑटमन कहते हैं, जब ज़्यादातर जो ग्रेजिंग लैंड्स है वो ड्राई नज़र आती हैं, वहाँ पे कोई ग्रेजिंग के लिए घास नहीं होती है। तो जब कॉलोनियलिज्म अफ्रीका में नहीं था, तब ये पेस्टोलिस्ट डेफिनेटली बेचारे मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि जब एक जगह पे ग्रेजिंग ग्राउंड्स या पास्चर्स या ग्रास लैंड्स ख़त्म हो जाते थे, ड्राई हो जाते थे, तो ये दूसरे एरियाज़ में चले जाते थे जहाँ पे इनको मिल जाता था। तो इस तरह से इनकी जो लिंक थी वो दूर तक थी। तो ये लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और इस तरह से इनका जो लाइव स्टॉक था वो सर्वाइव कर पाता था, और ये खुद भी अपना जो लाइवलीहुड है वो अच्छे तरीके से अर्न कर पाते थे। लेकिन जब कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया अफ्रीका में, तो कुछ चेंजेस, जो मैंने पहले ही कहा, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। अब ये एक पर्टिकुलर एरिया में रहने लगे जहाँ से ये अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकते हैं, अपने जानवरों को ले जा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, दे वर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड फोर्स टू लिव विद इन अ सेमी एरिड ट्रैक्ट।
प्रोन टू फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स। तो ड्रॉट हम उस सिचुएशन को बोलते हैं जब बारिशें नहीं होती है, जब ज़मीन सूखी पड़ जाती है, ज़मीन में दरारें पड़ जाती है, कोई ग्रास की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसको हम ड्रॉट कहते हैं। तो ड्रॉट के बाद डेफिनेटली एक और मुसीबत आती है जिसको हम फैमिन कहते हैं। फैमिन हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब बहुत सारे जो जानवर या इंसान हों फूड न होने की वजह से मर जाएं। तो अब अगर जानवरों को ग्रास नहीं मिली, जब इन जानवरों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली, खाने की चीज़ें नहीं मिली, तो डेफिनेटली वो मर जाएंगे। तो जब जब ड्रॉट आते रहे तब तक इनकी हालत और ख़राब होती गई, क्योंकि ये पहले पहले तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, लेकिन अब ये मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो जब बारिशें नहीं होंगी, जब ग्रीजिंग लैंड्स नहीं होंगी, इनके जो जानवर हैं वो बहुत मर जाएंगे। तो यहाँ एक आपको रिपोर्ट मैं बताऊंगा यहाँ पे 1930s का, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या हो गया। So since they could not shift their cattle to places where pastures were available, large numbers of Maasai cattle died of starvation and disease in these years of drought. तो ड्रॉट जब भी आया, स्टारवेशन हम बोलते हैं ऐसी सिचुएशन जब फूड अवेलेबल ना हो और बहुत सारे जानवर या बहुत सारे इंसान मर जाएं, इसको हम बोलते हैं स्टारवेशन। तो एन इंक्वायरी इन 1930 में एक इंक्वायरी आ गई, एक रिपोर्ट आ गया, showed that the Maasais in Kenya possessed 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep and 1,71,000 donkeys। यहाँ से आपको किटल स्टॉक पता चलेगा जो 1930s में मसाइज के पास था। 2 साल में ड्रॉट आ गया, 2 साल में बारिशें नहीं हुई, 2 साल में ये मूवमेंट नहीं कर पाए, 2 साल में जो इनका लाइफ स्टॉक था वो कम हो गया। देखते हैं कैसे। In just 2 years of severe drought, 1933 and 1934, over half the cattle in the Masai Reserve died। तो जो मसाइज के पास ये कैटल स्टॉक था, करीबन इसकी 50% पॉपुलेशन तबाह हो गई, मर गए वो लोग, मर गए वो जानवर, क्योंकि उनके पास अच्छी ग्रेजिंग लैंड्स नहीं थी जहाँ पे वो जा सकते थे। So, as the area of grazing land shrank, the adverse effect of the droughts increase in intensity. The frequent bad years led to a steady decline of the animal stock of the pastoralists। तो एनिमल स्टॉक जो इनके पास था वो इन ड्रॉट्स की वजह से अफेक्ट होता गया और मरता गया, ख़त्म होता गया। तो जो कि मैंने पहले ही कहा, पेस्टोरिस्टिस की जो लाइफ होती है वो डिपेंड होती है लाइव स्टॉक पे। जैसे ही लाइव स्टॉक ख़त्म होता है, कम पड़ जाता है, इनकी लाइफ भी अफेक्टेड होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक किसान की ज़मीन पे अगर इम्पैक्ट पड़े, जब उसको हार्वेस्ट अच्छा ना हो या हार्वेस्ट ख़राब हो जाए, जो इम्पैक्ट उस पर पड़ता है वही इम्पैक्ट इन पेस्टोरलिस्ट्स पे पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट्स की इंडस्ट्री क्लोज पड़ जाए वर्कर्स की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, उस पर भी वैसा ही इम्पैक्ट पड़ता है जैसा कि आपने इन पेस्टोरलिस्ट्स पे देखा। लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होती है। यहाँ रूल की वजह से हो सकता है, यहाँ सीज़न की वजह से हो सकता है, वहाँ रीज़न कुछ और होगा। तो इस तरह से इन मसाइज़ की जो लाइफ थी वो किस तरह से अफेक्ट होगी अंडर कॉलोनियलिज्म। नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। तो यहाँ खुद हमें ये बता रहा है कि सारे लोगों को एक जैसा हाल नहीं था, सारे लोग एक जैसे अफेक्टेड नहीं थे कॉलोनियल रूल्स के दौरान। ये देखते हैं कौन से लोग अफेक्टेड हो गए, कौन से नहीं हो गए। तो इसे जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। तो बच्चा लोग, यहाँ पे फिर हम कुछ रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी बता दी है, आज फिर से मैं रिकैप्चुलेट करूँगा उन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है उसकी। जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, फ़िलहाल हम अफ्रीका की बात लेंगे। अफ्रीका में जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ होती थी, इस कम्युनिटी का एक ट्राइबल नॉर्म होता था, एक सोसाइटी होती थी। तो इस सोसाइटी में, अफ्रीका की हम बात करें, इस सोसाइटी में 2 ग्रुप्स हुआ करते थे। यानी हर ट्राइबल कम्युनिटी के 2 ग्रुप्स होते थे। एक ग्रुप को कहा जाता था एल्डर्स और दूसरे ग्रुप को कहते थे वॉरियर्स। एल्डर हम बोलते हैं उन लोगों को जिनकी अच्छी खासी उम्र हो, जो डिसीजन मेकर्स हो, जिनका काम होता है डिसीजंस लेना, जिनका काम होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जिनका काम होता है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। दूसरा ग्रुप होता था वॉरियर्स का। वॉरियर हम बोलते हैं असल में फाइटर को, जो लड़ता है। तो यहाँ इस ट्राइबल कम्युनिटी में, मसाइज में भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, इनके भी 2 ग्रुप्स होते थे। एक तो अपर ग्रुप, अपर क्लास, जिनको हम बोलते हैं एल्डर्स,
दूसरे वो जिनको हम कहते हैं वरियर्स। वरियर्स ओबवियसली यंग मैन थे जिनका काम था अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना। तो काम तो ये मिलजुल कर करते थे। देखिए कैसे, अगर किसी तरह का भी डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने वाले एल्डर्स थे, अगर किसी तरह की एक्शन लेनी है तो उसके लिए वरियर्स थे। अब कौन सी एक्शन ये लेते थे? एक्शन देखिए क्या होती थी। जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ख़ासतौर पे अफ्रीका की हम बात करें, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, इनका एक और तरीका था लाइवलीहुड अर्न करने का। और वो तरीका क्या था? कैटल रेड्स, यानी जानवर चुराने का काम। इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ये अक्सर होता था। ये अक्सर दूसरी ट्राइब के जानवरों को चुराते थे, और चुराने का काम होता था इन्हीं वरियर्स का, क्योंकि यही लड़ सकते थे, यही लड़ने जा सकते थे। तो एक ट्राइब तभी पावरफुल मानी जाती थी, तभी रिच मानी जाती थी, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा कैटल, ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स करते, ज़्यादा से ज़्यादा चुराते। तो इस चोरी में अक्सर वार्स भी होते थे ओवैसली दूसरी ट्राइब के साथ। तो उन वार्स के दौरान अपनी ट्राइब को बचाना, अपनी ट्राइब के लोगों को बचाना, उनकी प्रॉपर्टी यानी लाइव स्टॉक को बचाना, तो ये सब काम था इन वॉरियर्स का। और ये न सिर्फ अफ्रीका में था, बल्कि मैं इंडिया की मैं बात करूँगा, इंडिया में भी इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने एक टाइम पे, शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था राजन, ही वॉज द ट्राइबल चीफ या लीडर ऑफ द ट्राइब या हेड ऑफ द ट्राइब, जो अक्सर डिसीजंस लेता था। इसी तरह से यहाँ पे भी हेड्स हुआ करते थे, ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे, जो जिनका काम था डिसीजंस लेना, जिनका काम था कोई भी प्रॉब्लम अगर ट्राइब में हो उसको सॉल्व करना। और फिर ये डिसीजन पहुंच जाता था वरियर्स के पास, और वो वरियर्स अपना जो अपनी एक्शन दिखाते थे, लड़ना भिड़ना। तो जितना ज़्यादा ट्राइब में लोग लड़ना जानते थे, उतना ही ज़्यादा ट्राइब पावरफुल होती थी। तो इनका कस्टम था, इनका नॉर्म था, सिंस टाइम्स इमेमोरियल, जब से ये ट्राइब्स बनी हैं तब से ये सिस्टम था। सो रीडिंग वाज इम्पॉर्टेंट इन अ सोसाइटी वेयर कैटल वाज वेल्थ। ओवैसली इनके पास और कोई प्रॉपर्टी तो थी नहीं, प्रॉपर्टी इनके पास एक ही थी, दैट वाज लाइव स्टॉक। तो जितनी ज़्यादा कैटल, जितना ज़्यादा लाइव स्टॉक, उतनी ही ट्राइब पावरफुल। तो लाइव स्टॉक तभी बढ़ता था जब ये रेड्स करते थे, जब ये चुराते थे दूसरी कम्युनिटीज़ में, तो दूसरी के ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। तो यही डिसाइड करता था कि एक ट्राइब कितनी पावरफुल होगी। लेकिन 19th सेंचुरी में कुछ चेंजेस आई। वो चेंजेस क्यों आई, कैसे आई, इनके इस स्ट्रक्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो भी देखेंगे। आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स नज़र आएंगी जिसमें आपको दिखेंगे कुछ लोग जिनके हाथों में तलवारें हैं। नोट हाउ द वॉरियर्स वेयर ट्रेडिशनल डीप रेड शुकाज, ब्राइटली बेडेड मसाई ज्वेलरी एंड कैरी 5 फुट स्टील टिप्ड स्पीयर्स। गौर से देखिए। दूसरी ओर आपको फिगर नंबर 17 दिखाएगी। इवन टुडे यंग मैन गो थ्रू एन एलैबोरेट रिचुअल बिफोर दे बिकम वरियर्स। तो वरियर मैंने पहले ही कहा, ये लड़ने बिड़ने वाले लोग होते हैं, इनका काम होता है लड़ना, अपनी ट्राइब को बचाना, कैटल रेड्स को ऑर्गेनाइज करना। तो ज़्यादातर ये रेड्स अक्सर रातों को हुआ करती थी, इस वजह से कभी वार्स भी होते थे ट्राइब के साथ। तो ये चीज़ें आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉलोनियल रूल से पहले क्या होता था? कॉलोनियल रूल से पहले जो ये एल्डर्स थे, जिनका काम था डिसीजन लेना, जिनका काम था अपनी ट्राइब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके बारे में डिस्कशंस करना, काउंसलर्स बुलाना, बात करना, तो ये उनका काम था। लेकिन जो ये एल्डर्स हुआ करते थे, ये सारे के सारे एल्डर्स तो नहीं होते थे, बल्कि खास खास एल्डर्स थे, और इनको चुनने का काम था अपनी पूरी ट्राइब को। यानी पूरी ट्राइब के लोग मिलकर इनको चुनते थे, जिनको वो अपने हेड्स बनाते थे, जिनको अपने वो चीफ्स बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो चेंजेस आपको याद है हिंदुस्तान में लाई, वही चेंजेस यहाँ पे भी लाई। तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश अपॉइंटेड चीफ्स ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसाई हु वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। तो इन्होंने अब अपने अपने हिसाब से ट्राइबल चीफ से अपॉइंट किया, अपने ट्राइबल लीडर्स को अपॉइंट किया। और इस तरह से ट्राइबल चीफ्स जो है वो डेफिनेटली एजेंट्स बन गए ब्रिटिश रूल के। तो दीज आर कॉल्ड एज एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश राज। अब देखो कैसे बन गए। लालच से या पावर से
या फिर पोजीशन से। लालच मतलब क्या, इनको अब मोमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लग गई तो एक जगह पे रहेंगे। तो किसी को कहा गया अब आपको ट्राइब का हेड बना दिया, अब आप वहाँ से टैक्स कलेक्ट करो, उसका जो कमीशन है वो आपका, आपके पास जो कैटल स्टॉक है उस पे टैक्स ले लो, जो कमीशन है वो अब आपका। तो जब जब जहाँ जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से एजेंट्स चुने, वहाँ वहाँ रिलेशनशिप ट्राइब और एल्डर्स के बीच में ख़त्म हो गई, बल्कि एल्डर्स और वरियर्स के बीच में ख़त्म हो गई। ये देखते हैं कैसे। द ब्रिटिश imposed various restrictions on raiding and warfare, डेफिनेटली ना तो वो आप जंग कर सकते हैं, ना वो कैटल चुरा सकते हैं, ना वो रेड कर सकते हैं, ना वो मूव कर सकते हैं। Consequently, the traditional authority of both elders and warriors were adversely affected. अब देखते हैं कैसे। The chiefs appointed by the colonial government often accumulated wealth over time. अब अगर ये लोग एक जगह पे बैठ गए, यानी इन लोगों को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक जगह पे मजबूर किया गया रुकने के लिए, अब ये रुक गए, वहाँ इनको ज़मीनें दी गई, अब वो ज़मीन के मालिक बन गए। पहले मालिक थे, पहले रिच थे, पहले इनके पास प्रॉपर्टी होती थी लाइव स्टॉक, अब इनके पास प्रॉपर्टी आ गई ज़मीन। पहले ये कहलाते थे, हम कहेंगे ट्राइबल चीफ्स, और वी कैन से जिनको आप कहते हो राजन, या जिसको आप कहते हो लीडर, या जिसको आप कहते हो किसी तरह का भी कोई नाम जो इनको दिया जाता था। अब ये बन गए लैंडलॉर्ड्स। तो डेफिनेटली जो लैंडलॉर्ड होता है वो अपने लिए काम कराएगा इन लोगों को। सो when these chiefs were appointed by the colonial government, they had a regular income with which they could buy animals, goods and land. तो मैंने जैसे पहले ही कहा, या तो लालच यानी पैसा, या फिर पावर, या फिर पोजीशन। तो इनको पैसा मिलता गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए इनको पैसा देती थी, तो पैसे से ये कैटल खरीदते थे, पैसे से ये ज़मीन खरीदने लगे, पैसे से ये जो बाकी चीज़ें हैं उनको खरीदने लगे। सो दे lent money to poor neighbors who needed cash to pay taxes. यही बन गए बैंकर्स, यही बन गए सूदखोर, जो सूद पे पैसा देने लगे अपनी ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। पहले जो रेड्स हुआ करती थी उसमें जितने भी कैटल लाए जाते थे वो कैटल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे इक्वली ट्राइब में। अब ये मालिक बनने लगे, अब लालच बढ़ने लगी, अब रेंट आने लगा, अब पैसा आने लगा, अब यही पैसा ये दे रहे हैं एज अ व्हाट वी कैन से लोन। तो जैसे जैसे ये ट्रेंड बनता गया, वैसे वैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ और ट्राइबल चीफ्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। ये भी देखेंगे कैसे। मैनी ऑफ देम बिगेन लिविंग इन टाउन्स एंड बिकेम इन्वॉल्व इन ट्रेड। अब जो ये ट्राइबल चीफ्स थे, जिनको लैंड दी गई, जिनको पैसा दिया गया, जिनको पोजीशन दी गई, जिनको हेड बनाया गया, अब ये अपनी ट्राइब में नहीं रहते हैं। पहले तो ये ट्राइब में रहते थे, लेकिन अब ये ट्राइब में नहीं रहते हैं, अब ये सिटीज टाउन्स की तरफ जा रहे हैं। नाउ दीज बिकेम द रिच। तो इन्होंने किसी तरह का ट्रेड भी ऑर्गेनाइज़ किया। अब ये मजबूर नहीं है अपनी ट्राइब पे, रेड्स पे मजबूर नहीं है, लाइव स्टॉक पे डिपेंड नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं उनकी फैमिलीज़, देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन स्टेड बैक इन द विलेजेस टू लुक आफ्टर द एनिमल्स। तो अब जो ट्राइबल चीफ्स है, अब वो खुद कुछ नहीं देखते हैं अपनी ट्राइब में, अब नज़र रखते हैं उनके जो बीवी बच्चे होते हैं वो नज़र रखते हैं। तो यही मैंने कहा था, एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश राज, एंड दीज आर कॉल्ड एज द कोलाबरेटर्स ऑफ द ब्रिटिश राज, एंड दीज आर कॉल्ड एज द पिलर्स ऑफ द ब्रिटिश राज। इन्हीं की वजह से जो ब्रिटिश रूल था दुनिया के, या कलनलिज्म था, इन्हीं की वजह से कलनलिज्म सस्टेन कर पाया। तो जब इन पिलर्स को हटाया गया, जब इन पिलर्स को गिराया गया मूवमेंट्स के ज़रिए, रिवोल्ट्स के ज़रिए, या फिर प्रोटेस्ट्स के ज़रिए, तब जाके जो ये आज़ादी थी इनके लिए पॉसिबल बनी। तो these collaborators, these agents, these used to become more and more rich with the passage of time. So they were no more dependent on livestock. They now became the landlords of the time. So these chiefs managed to survive the devastations of war and drought. They had both pastoral and non-pastoral income and could buy animals when their stock was depleted. अब देखिए, पहले जो ट्राइब में रेड होती तो सारे ट्राइब को इक्वली बांटा जाता था, वो कैटल जो उनको मिलते थे या जो भी वेल्थ उनको मिलता था वो बांटते थे। अब ये अपने पास रख रहे हैं। अब देखिए इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा आ गया है, चाहे वो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ से आए, या फिर लैंड से आए, या फिर किसी और तरीके से आए।
अब ये दे रहे हैं इसी पैसे को ऑन व्हाट वी कैन से, जिसको आप कहते हो एज अ लोन ऑन इंटरेस्ट बेस्ड। तो जब ये इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं तो कुछ लोग इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रहे हैं, कुछ लोग लोन वापस रिपे नहीं कर पा रहे हैं, उनके लाइफ स्टॉक पे नज़र, यानी उनका लाइफ स्टॉक इनके हाथ में आ जाता है। अब ये और ज़्यादा पावरफुल बनते रहते हैं। तो वक्त के साथ साथ ये ट्राइबल चीफ्स जिनको कभी एल्डर्स चुनते थे, जिनको कभी ट्राइब के लोग चुनते थे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद चुनने लगी अपने हिसाब से। अब वो एजेंट्स बन गए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम खुद करेंगे, अभी खुद नज़र रख रहे हैं। तो इसी तरह से अब अगर ज़मीन में कहाँ इनके पास लैंड है तो वहाँ पे काम करना, ये अपने ही कम्युनिटी के लोगों को काम कराएंगे। तो पहले जो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते थे, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अब वो कलनाइजर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर कट चेंज नज़र आएगी उस ट्रेडिशनल वे में जो कभी हुआ करता था। तो कॉलोनियल रूल के अंडर ये चेंजेस क्लियरली नज़र आती है कि कैसी चेंजेस आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा किस तरह से जो ट्राइबल चीफ्स की लाइफ थी वो किस तरह से चेंज हो गई, और उसकी वजह से जो उसके अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, अपनी ट्राइब के लोग थे, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो दिस टाइप ऑफ चेंज widened the gap between the tribal chiefs and the tribal people। तो ट्राइबल पीपल जो इस ट्राइब के लोग हुआ करते थे और जो ट्राइबल चीफ्स बने, उनके बीच में एक बड़ी सी गैप नज़र आने लगी। तो एक कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं जो पेस्टोरल सोसाइटी होती है, एक तो ये नेचुरल होती है, यानी सबसे पहले जब यूनिवर्स को बनाया गया तो सबसे पहली सोसाइटीज़ यही बनी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल सोसाइटीज़। दूसरी एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो ट्राइबल या पेस्टोरल सोसाइटी होती है ये इगैलिटेरियन होती है। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? इगैलिटेरियन का मतलब होता है बराबर, यानी इस सोसाइटी में सारे लोग बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, कोई रिच या कोई पुअर नहीं होता। लेकिन यहाँ ब्रिटिश रूल के आने की वजह से आपको क्लियर कट नज़र आ गया, कुछ लोग रिच बन गए, वो लोग रिच बन गए जो एजेंट्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और वो लोग और ज़्यादा पुअर हो गए जो कि उनके एजेंट्स नहीं बने। तो यहाँ दो कैटेगरीज आपको साफ नज़र आती है, रिच एंड पुअर, एंड दिस काइंड ऑफ सोसाइटी इज़ कॉल्ड नॉन इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो पहले क्या होती थी? इगैलिटेरियन, अब क्या बन गई? नॉन इगैलिटेरियन। क्लियर? थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि रिच ट्राइबल चीफ्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, तो पुअर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वैसा ही हाल था जैसा कि हिंदुस्तान में, ये अपनी इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को छोड़ कर चले गए कुछ लोग, और कोल माइन्स में, चारकोल माइन्स में, या जो भी आप इसको नाम देंगे, उन माइन्स में काम करने लगे। कुछ लोग टाउन्स में जाकर मजदूरी करने लगे। कुछ लोग ऑड जॉब्स, जिसको जैसे हम कहते हैं सफाई करना या लेदर बनाना या इस तरह के काम, जिसको नॉर्मली जो वेल टू डू पीपल होते हैं, रिच पीपल होते हैं, वो समझते हैं ऑड जॉब्स है, तो इस तरह की जॉब्स करने लगे। तो मसाई सोसाइटी, जो कि मैंने पहले ही बोला, जो कभी इगैलिटेरियन होती थी, इक्वल, अब नॉन इगैलिटेरियन बन गई। अब क्लियर कट नज़र आने लगी रिच एंड पुअर, और वी कैन से वेल्दी एंड पुअर। तो एक और बात बताएंगे यहाँ पे कि जब कभी भी ड्रॉट्स या फेमिन्स आते तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था उन गरीब पेस्टोरलिस्ट्स का जिनके पास अब ना तो लाइव स्टॉक था और ना ही उनके पास कोई और तरीका था जिससे वो अर्न करते। तो इस वजह से ये कभी रोड एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स में भी जाते थे, यानी वहाँ पे काम करते थे, जिसको हम कहते हैं लेबरर्स। तो बिल्कुल जिस तरह हिंदुस्तान में आपने देखा 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा लैंडलेस लेबरर्स थे वो पेस्टोरलिस्ट्स थे, बिल्कुल अफ्रीका में भी आपको यही नज़र आएगा। जो सबसे ज़्यादा मज़दूर सड़कों पे नज़र आते थे, जिनके पास छत नहीं थी रहने के लिए, जिनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, जिनके पास काम नहीं था, वो यही पेस्टोरलिस्ट्स थे। तो और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एक गैप जो वॉरियर्स और एल्डर्स के बीच में थी हुआ करती थी, यानी जो वॉरियर ग्रुप था, जो लड़ने भिड़ने वाले लोग थे, जो योद्धा थे, जो फाइटर्स थे, वो बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे अपने एल्डर्स की और उनकी हर बात मानते थे। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। क्यों? क्यों ख़त्म हो गया?
वो इसलिए क्योंकि अब एल्डर्स इनके एल्डर्स नहीं रहे, बल्कि वो एल्डर्स बन गए कोलाबरेटर्स ऑफ द ब्रिटिश राज. दे बिकेम द एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश राज. दे बिकेम द पिलर्स ऑफ द ब्रिटिश राज. तो अब वो अपने लोगों के लिए कम और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा करते थे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हमने जितना भी जानने की कोशिश की मसाइज़ के बारे में या बाकी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के बारे में अफ्रीका में जो रहते थे. तो अब इस चैप्टर को क्लोज़ करने का वक्त आ गया है, तो कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को हम. So dear students, we saw that pastoral communities in different parts of the world are affected in variety of different ways by changing in the modern world. New laws and new borders affect the patterns of their movement. With increasing restrictions in their mobility, pastoralists find it difficult to move in search of pastures. As pasture lands disappear, grazing became a problem, while pastures that remain deteriorate through continuous overgrazing. Times of drought become times of crisis when cattle die in large numbers. Yet pastoralists do adapt to new times. They change the paths of their annual movement, reduce their cattle numbers, press for rights to enter new areas, exert political pressure on the government for relief, subsidy, and other forms of support, and demand a right in the management of forest and water resources. Pastoralists are not relics of the past, they are not people who have no place in the modern world. Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. तो माय डियर किड्स, यहाँ तक हमने देखा किस तरह से इनकी लाइफ इफ़ेक्ट हो गई, वक्त के साथ साथ कैसे चेंज आती गई. तो जैसे जैसे इन पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ने आज़ादी देखी, वैसे वैसे नई चेंजेस भी इनके साथ होने लगी. आज भी बहुत सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपना ट्रेंड चेंज करते हैं. तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने अपना लाइफ स्टॉक कम कर दिया, कुछ और काम करने लगे, कुछ लोग एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे, कुछ लोग इसी तरह से ट्रेड करने लगे. तो आपने कई बार सुना होगा कि ट्राइबल, जिनको हम कहते हैं बैकवर्ड क्लास, या जिनको हम कहते हैं जैसे एस टीज़ एंड एस सीज़ होते हैं. एस टीज़ मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और एस टीज़ शेड्यूल्ड ट्राइबल्स. तो इनके लिए रिजर्वेशंस रखी जाती है. अब ये स्कूल्स भी जाने लगे हैं थोड़ा बहुत. तो इसी तरह से अब इनकी कम्युनिटीज़ में नया चेंज आया है. लेकिन जो ट्रेडिशनल लाइफ है ये अभी भी जीते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह की कॉलोनियल पीरियड से पहले. अब न सिर्फ हिस्ट्री में इनकी प्लेस बन गई है, बल्कि इकोनॉमिस्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स भी इनकी इम्पोर्टेंस समझ गए हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट किसी तरह से स्टेबल रहता है. तो एक और बात यहाँ पे मैं बताऊँगा जाते जाते, जो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, एक वक्त ऐसा था जब पेस्टोरलिस्ट्स का नाम भी हिस्ट्री में नहीं होता था. जैसे कि ये लोग किसी तरह से इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. इसके दो रीज़न्स. एक, ये खुद पढ़े लिखे नहीं होते थे, और अगर होते थे तो कुछ खास लिखते नहीं थे अपनी लाइफ के बारे में. तो जो भी कुछ लिखा गया वो या तो उस टाइम के राइटर्स ने लिखा, या फिर जो रूल करते थे इन पे उन्होंने लिखा. तो यूँ कहेंगे हम कि एक वक्त था टेक्स्ट बुक्स में इनका नाम तक भी नहीं था. लेकिन अब पूरी दुनिया के लोग ये समझने लगे हैं कि पेस्टोरलिस्ट्स, जैसा कि यहाँ पे टर्म भी यूज़ की गई, पेस्टोरलिस्ट्स कोई पास्ट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम तबरूक कहेंगे पास्ट का, बल्कि ये आज भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है. आज भी इनकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट्स आज भी हम तक पहुँचते हैं इन्हीं ट्राइबल्स की वजह से, इन्हीं पेस्टोरलिस्ट्स की वजह से. सो हमें चाहिए कि इन पेस्टोरलिस्ट्स की लाइफ को जितना हम स्टेबल बना सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट के रूल्स के थ्रू, चाहे इंडिविजुअली, चाहे सोसाइटी के लिहाज से या किसी और से,
हमें वो सब करना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज़ हो गया। तो अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।